नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी जल्दी से ऑनलाइन आ जाएंगे दोस्तों और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। जल्दी से जल्दी क्लास में आएंगे सभी। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के बारे में, और मनोविज्ञान में अपने व्यक्तित्व का टॉपिक चल रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। रीट का एग्जाम पे आपके आने वाला है। बिल्कुल नेक्स्ट ईयर तक आपके रीट का एग्जाम आ जाएगा। संभावना पूरी पूरी बन रही है जैसे ही घोषणा हुई है। तो दोस्तों अपन अगर मनोविज्ञान के बारे में बात करें तो मनोविज्ञान में अपना टॉपिक जो अगर इसकी बात करें तो व्यक्तित्व की अपन बात कर रहे थे। स्टार्टिंग से बात करें दोस्तों तो मैंने व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व के प्रकार बताए मैंने आपको। इसके बाद व्यक्तित्व के मैंने सिद्धांत आपको बताए कि व्यक्तित्व किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। कौन से मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अनुसार व्यक्तित्व का कैसे कैसे निर्धारण किया। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। इसके बाद अगर बात करें अपन तो व्यक्तित्व की मापन की विधियां अपन पढ़ रहे थे, जिसमें प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि, दो प्रकार की विधियां थी। प्रक्षेपी विधि की बात करें तो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से अचेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व के मापन का निर्धारण किया जाता है। जबकि अप्रक्षेपी विधि है तो ये एक टेक्नोलॉजी की अपना कर, यानी कि आप उसमें अचेतन मन भी आ सकता है और चेतन मन भी आ सकता है। ऐसा पर्टिकुलर कोई उसमें अपन बोल नहीं सकते कि इसमें कौन से मन का निर्धारण कर रहे हो, कैसे मापन करोगे। लेकिन जो प्रक्षेपी विधियां हैं, आप ध्यान रखना कौन कौन सी प्रक्षेपी विधि थी। शोर सा शायद डब्बा, TAT, CAT, WAT, SCT और शब्द साहचर्य, और इसके बाद नाटक खेल विधि। ये जो विधियां थी जो मैंने आपको बताई, ये है प्रक्षेपी विधि। एग्जाम में इस तरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी विधि है, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी विधि के जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है। इसके बाद अगर बात करें अपन दोस्तों तो इसके बाद अपन ने पढ़ी थी अप्रक्षेपी विधि। अप्रक्षेपी विधि में मैंने आपको पूरा चार्ट बनाया था। चार्ट तो मैंने स्टार्टिंग में बना दिया था पूरा अप्रक्षेपी विधि का। उस चार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, उस चार्ट में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी वस्तुनिष्ठ विधियां होती हैं, कौन कौन सी आत्मनिष्ठ विधियां होती हैं और कौन कौन सी मनोविश्लेषणात्मक विधियां होती हैं। जिसमें अगर अपन बात करें आत्मनिष्ठ की तो ये अपन ने पढ़ ली थी। आत्मनिष्ठ यानी खुद का आकलन करना, कैसे आप अपने आप में या फिर अपने तरीके से अंतर जो आत्मा रहती है, अंतर की जो भाग होता है, उसके आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। ऐसी 6 विधियां हैं जो ही सिर्फ आत्मनिष्ठ विधियां कहलाती है। बाकी सारी की सारी विधियां कौन सी कहलाती हैं, वस्तुनिष्ठ विधियां कहलाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ था सभी के? सभी के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले मुझे आप सभी क्लियर कर देंगे। जल्दी से जल्दी आप वीडियो को लाइक करेंगे और जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास आज की स्टार्ट कर देंगे। सभी पहले ये कमेंट कर दें कि सर वीडियो में बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्लास समझ में आ रही है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आपको क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया है, अभी तक कहाँ तक कोई डाउट हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे बताइए, उसके बाद अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन ने वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में। वस्तुनिष्ठ विधियां मैंने आपको जितनी सिलेबस में थी आपके उतनी मैंने आपको पढ़ाई है, वो भी क्लियर हो गई थी। एक ही दिन की क्लास लगी थी जो इससे पहले लग चुकी है, वो थी सारी वस्तुनिष्ठ विधियां। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे वस्तुनिष्ठ था, थर्ड नंबर पे आ जाता है मनोविश्लेषणात्मक विधि। कौन सी विधि है? मनोविश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पहले दिन जब चार्ट बनाया था उसी दिन मैंने आपको बता दिया था कि मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन है, तो यह है सिगमंड फ्राइड। बिल्कुल सिगमंड फ्राइड, जहां मनोविश्लेषणात्मक आ जाए वहां पर सिगमंड फ्राइड लगा देना, यही थेप देने का, बस ये टिका देने का और कुछ नहीं करने का। जहां पर मनोविश्लेषणात्मक आ जाए वहां पर सिगमंड फ्राइड गंदा मनोवैज्ञानिक लगा देने का और कुछ नहीं करने का। इसके बाद सिगमंड फ्राइड भाई साहब आए, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने दो चीजें बोल दी कि व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है। व्यक्तित्व का मापन किया जाता है एक तो स्वप्न के आधार पर, यानी कि जो आपने स्वप्न देखा और स्वप्न देखने के बाद आपसे पूछे, कोई आपसे पूछे कि आपने क्या स्वप्न देखा था, आप बोलोगे अरे यार मेरे ख्यालों में मुझे ऐसा लगा था कि मैं तुझे मार रहा था, लेकिन बीच में पता नहीं कोई आ जाता है। ऐसे बताओगे आप? नहीं बताओगे क्या? ऐसे बताओ, कोई ऐसे बताएगा अरे यार मैं तुझे मार रहा था और बीच में अमित आ गया था, फिर मैंने उसकी भी पिटाई कर दी, फिर अपने पीछे कुत्ते भाग लिए और अपन वहां से भाग के आ गए। ऐसा भी बताएगा कोई? आप एक क्या बताओगे, आप ये भी बताओगे कि यार मुझे स्वप्न आया लेकिन मुझे याद नहीं है यार मैंने क्या देखा था, मैं किसकी पिटाई कर रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं है यार, पता नहीं मैं भूल गया हूँ, शायद मुझे स्वप्न याद नहीं है। होता है ना आपके साथ? ऐसा भी होता है। तीन चीजें आपके साथ बनती है जो आप स्वप्न देखते हो। एक तो पूरा क्लियर कर देते हो,
और एक आधा अधूरा बताते हो, कैरेक्टर भूल जाते हो। यार कैरेक्टर कौन था मेरे स्वप्न में, कहानी तो मुझे पूरी याद है लेकिन कैरेक्टर भूल चुका हूं मैं, मुझे कैरेक्टर पता नहीं है। और एक, यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, पता नहीं तालाब सा कुछ था, नहीं नहीं तालाब नहीं था, आग लगी हुई थी, ऐसा भी होता है। यानी कि आपको पूरा स्वप्न याद नहीं होता। इसके आधार पर सिगमंड फ्राइड ने उसका व्यक्ति का क्या किया, व्यक्ति बोलो या फिर परीक्षार्थी बोलो, उसका क्या किया, विश्लेषण किया और उसके आधार पर उसका व्यक्तित्व निर्धारित कर दिया। किसने कहा था ये सबसे पहले, सिगमंड फ्राइड ने। यहां तक सभी को समझ में आया। छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज समझनी है, उसके बाद सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कहां से आएगा ये भी मैं बताऊंगा आपको। एक तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि ये कब दिया था। बिल्कुल स्वप्न विश्लेषण की बात करें तो ये दिया था 1900 में, और जबकि स्वप्न विश्लेषण ये दिया था स्वतंत्र मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण, ये दिया था 1901 में। ठीक है, स्वप्न विश्लेषण परीक्षण सभी को समझना। बात कर लेते हैं एक बार स्वतंत्र या मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखो आपको लिखा हुआ है शब्द साहचर्य, कुछ शब्द थे यहाँ पर जो आपको दिए जाते हैं। कितने शब्द थे, लेकिन सिगमंड फ्राइड ने क्या किया कि अपने अनुसार तो कितने शब्द ले लिए, 50 से लगभग 100 शब्द ले लिए। अब मैंने आपको पहले ही ये चीज बता दी थी, पहले ही क्लियर कर दिया था। क्या होता है कि जो शब्द होते हैं वही उद्दीपक होते हैं। जहां व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाएगा वहां पर कुछ उद्दीपक उसको दिए जाएंगे, कुछ शब्द उसको दिए जाएंगे, कुछ खिलौने उसको दिए जाएंगे। जो भी उसके व्यक्तित्व निर्धारण के लिए दिया जाएगा वो सब उसके लिए उद्दीपक का कार्य करेगा। ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, दिमाग में डाल लेना इस चीज को। उद्दीपक का कार्य, उद्दीपक और अनुक्रिया। जो आप उद्दीपक दिया, क्या दिया, ग्लूकोज की बोतल दी मैंने आपको, ग्लूकोज आपने पिया और आप गजब की दौड़ लगाने लग गए, थकान महसूस नहीं हो रही है। तो जो ग्लूकोज की बोतल है वो उद्दीपक का कार्य करेगी अनुक्रिया में। समझ में आया कि नहीं आया। उद्दीपक और अनुक्रिया का जब आप अधिगम पढ़ोगे तो और भी ज्यादा मजा आता है, और भी ज्यादा क्लियर होने लग जाता है वहां पर। अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे। उद्दीपक आपको एक लालच होता है जो दिया जाता है आपको, उसके अनुसार आप अनुक्रिया करते हो। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई, रिट की वैकेंसी आई, कितने पदों की, 35,000 पदों की। बोला बीच में आ गया, बोला क्या बोलते, क्या बोला, ये बोला कि 10,000 पद और बढ़ जाते हैं। ये कार्य कर रहा है उद्दीपक का, सॉरी ये कार्य 35,000 कार्य के, 35,000 वैकेंसी के लिए आप जो कार्य कर रहे हो वो तो उद्दीपक मिला और कार्य कर रहे हो निक्रिया। लेकिन अगर आपको उसमें 10,000 पदों की और बढ़ोतरी हो जाती है तो वो करेगा प्रोत्साहन का कार्य करेगा। वो किसका करेगा, प्रोत्साहन का। मजा आ गया, 10,000 अब ज्यादा पढ़ूंगा और अब ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा। ये चीजें तो मैं आपको बाद में क्लियर करेंगे, यहाँ पर इतना मैटर नहीं है इन चीजों का। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ पर स्वतंत्र और मुक्त साहचर्य परीक्षण, कौन सा परीक्षण है, स्वतंत्र और मुक्त साहचर्य परीक्षण क्या होता है, एक ही लाइन में बताऊंगा, समझ में आ जाए। इसमें क्या लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है, समझ में आया सभी को। क्या लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है। शब्द लिखा हुआ है यानी कि सिगमंड फ्राइड भाई साहब क्या करेंगे कि कुछ शब्द आपको देंगे। कितने देंगे, 50 से 100 इन्होंने दिए। ये आप 50 से 100 कितने भी दे सकते हो आप। ठीक है, उसमें से एक शब्द इनको क्या करा, परीक्षार्थी को दे दिया, और उस शब्द के अकॉर्डिंग आपसे कुछ लिखने के लिए बोला जाता है और समय दिया जाता है 5 मिनट का। कितने मिनट का समय दिया जाता है, 5 मिनट का आपको समय दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि आप 5 मिनट में आप क्या क्या लिख सकते हो, लिखिए। इसके आधार पर उसका साहचर्य मापन होगा, उसके निर्धारण पर उसका क्या किया जाएगा, व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा। यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। बस ये जो मैंने बोला है ना अभी तक, जो मैंने बकवास की है बहुत बड़ी, वो ही इम्पोर्टेंट है, वही चीज समझने की है और वही चीज आएगी एग्जाम में। बस इसके बाद लिखाने का मैटर रहेगा, और लिखाने से मैं बता देता हूँ कहाँ से क्या क्या आएगा, वो भी चीज मैं आपको सारी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। बस स्वप्न विश्लेषण परीक्षण और स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, या फिर आप इसको बोल सकते हो मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण। ठीक है, अब एक एक लाइन लिखाऊंगा मैं इसमें। अचेतन मन के आधार पर, अचेतन मन के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का
मापन किया जाता है। ये सिर्फ अब आपके लिए लिखा रहा हूं मैं, मापन किया जाता है, ये सिर्फ आपके लिए लिखा रहा हूं, लिख लेना इसको बस। कौन से मन के आधार पर? अचेतन मन के आधार पर। इधर याद रखना, चेतन मन के आधार पर। किस कौन से मन के आधार पर? चेतन आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना, के आधार पर। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? अब इसमें क्या होगा, नाम क्या हुआ? स्वप्न विश्लेषण। यानी कि स्वप्न का परीक्षार्थी के स्वप्न का विश्लेषण करके व्यक्ति के, ऐसा नहीं लिखते, विश्लेषण करके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। समझ में आया सभी को? सभी को क्लियर हुआ यहां तक? सभी को समझ में आ रहा है? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या रहेगा कि आपको कितने शब्द देंगे, टोटल शब्द कितने हैं? शब्द बोलो या फिर आप उद्दीपक बोलो, कितने हैं? 50 से 100 मिनिमम। ठीक है, इसके बाद एक परीक्षार्थी को कोई भी एक शब्द दिया जाता है, शब्द लिखने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और उस शब्द के बारे में लिखने के लिए बोला जाता है। कितने समय के लिए दिया जाता है? 5 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, और इसमें क्या रहेगा? साचर्यता याद करने के लिए। ये बाद में लिखा दूंगा मैं, पहले आप इसको लिख लो। ठीक है, तो यहां पर सभी को समझ में आया? सभी को क्लियर हुआ? अचेतन मन के आधार पर, चेतन मन के आधार पर परीक्षार्थी के स्वप्नों का विश्लेषण करके उससे पूछेंगे क्या सपना देखा था तूने। जैसे वो फुकरे मूवी देखी आपने? देखिए, सभी ने देखी है फुकरे मूवी। देखी उसने फुकरे मूवी में, उसको जो क्या नाम रहता है, वो मोटा सा रहता है ना उसका, पता नहीं क्या नाम रहता है उसका। तो हाँ, वो पहली वाली जो फुकरे है, आप वो देखना एक बार। उसमें क्या रहता है, उसमें ये सीन रहता है कि वो 4 दोस्त रहते हैं। चारों दोस्त में से एक चूचा रहता है, उसका नाम, सॉरी याद आ गया मुझे, चूचा। क्या नाम रहता है? चूचा नाम। लिख देता हूं, आप हंस लेना थोड़ी देर। चूचा, फुकरे फर्स्ट। देखना, बहुत ही अच्छी मूवी है, फर्स्ट और सेकंड, बहुत ही शानदार मूवी है दोनों। आप देखना एक बार। तो फुकरे फर्स्ट में क्या होता है, 4 दोस्त की कहानी है ये। इस फुकरे मूवी में क्या होता है कि 4 दोस्त रहते हैं, जिसमें से एक का कैरेक्टर का नाम रहता है चूचा। उसको क्या रहता है कि वो लॉटरी टिकट लगाते थे। किस पर? लॉटरी निकालते थे, टिकट लेते थे। तो किस आधार पर लेते थे? क्योंकि चूचे को क्या होता था कि स्वप्न आता था। स्वप्न आया उसको, अचेतन मन के आधार पर स्वप्न आता था। ठीक है, तो स्वप्न आते ही वो चारों इकट्ठे हो जाते थे सुबह कि जल्दी बता स्वप्न क्या है। तो वो अपना पूरा स्वप्न बताता था। कैसे बताता था? कि यार मैं जंगल में था, वहां पर तुम तीनों आए, मैंने तुम्हारे लात मारी, मैंने तुमको वहां से निकाल दिया, तुम्हारे पीछे शेर को पीछे पड़वा दिया और शेर तुमको खा गया, इस तरह से। फिर वो क्या करते थे, कोड निकालते थे कि शेर आया, शेर का पंजा 5, 5 लिख लेंगे। ऐसे करके जैसे 5 लिख लिया, फिर कोड आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया। तो ये 5, 4, 3, 2, 1, इन पर लॉटरी का टिकट लेते थे, इस नंबर वाला, और फिर वेट करते थे और उनके पैसे निकलते थे। यानी कि वो लक्की मानते थे ऐसा। ये एक स्वप्न था जो चूचे को आता था। और यहाँ पर एक चूचा है, उसको भी स्वप्न आएगा। तो उस स्वप्न में परीक्षार्थी का स्वप्न का विश्लेषण कर रहे थे ना, वो सभी विश्लेषण नहीं कर रहे थे क्या? सभी विश्लेषण कर रहे थे। तो उस स्वप्न का विश्लेषण करने के बाद उनको पता चला कि हाँ, इस तरह का स्वप्न था, और इसके अकॉर्डिंग टू अब बताएंगे अपन कि क्या आगे का रिजल्ट रहता है, क्या उसका व्यक्तित्व रहता है। यहाँ पर बात करेंगे व्यक्तित्व की, और वहां चूचे का जो व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व नहीं कर रहे थे बात। वहां किसकी बात कर रहे थे? वो लॉटरी टिकट की बात कर रहे थे। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको जो लिखाना है वो लिखा देता हूँ। ठीक है,
ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्वप्न की विश्लेषण कैसे करते हैं। देखिए, व्यक्तित्व का मापन कैसे करेंगे, सभी ने लिख लिया था यहाँ तक। चलिए अब आगे बात करते हैं। सभी को क्लास अच्छी लग रही है? सभी को क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मजा आना चाहिए क्लास में, इंटरेस्टिंग, बहुत जबरदस्त तरीके का मजा आना चाहिए क्लास में। रीट आपके है ना आने वाली है, बिल्कुल आप इस तरह से याद कर लीजिए। अब आगे की मैं प्लानिंग बता देता हूँ आपको कि रीट अगर ऐसे चलेगा अपना सिलेबस में, आपको अथाह चीजें दे रहा हूँ मैं आपको, इतना लेंथी, इतना जबरदस्त तरीके से कि आपको कोई भी चीज नहीं छूटे, आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दो, इस तरह से मैं बता रहा हूँ। लेकिन अब क्या होगा कि अगर रिट ऐसी इस तरह से पोजीशन आ जाती है कि पास आने वाली, तो बिल्कुल अपन इस तरह से पढ़ेंगे तब भी कोर्स आपका हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मली कोर्स करवा देंगे अपन। ठीक है, तो अपन अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। अधिकतर अगर टाइम खर्च होता है आपका, तो बिल्कुल मैं बोर्ड पर पहले से ही कुछ चीजें लिख रहूंगा, जो लिखने की चीजें पहले से लिख दूंगा ताकि उनको समझा ना रहे। और आपको अगर कोई इस बात पे सहमत है तो बिल्कुल मुझे यस कहिए कि हाँ सर ऐसा भी कर सकते हैं, कोई नॉट प्रॉब्लम, बिल्कुल हम सहमत हैं इन चीज़ों से। बिल्कुल बताइए मुझे, यस लिखिए कि आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मेरे कमेंट भी डाल सकते हो आप, अगर वहां पर मैसेज नहीं कर सकते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि स्वप्न का विश्लेषण क्या है। कोई व्यक्ति है जिसके स्वप्न का विश्लेषण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्वप्न का विश्लेषण। ठीक है, स्वप्न का विश्लेषण किया और स्वप्न बताया उसने। तीन कंडीशन बनेगी, मैंने बताया था ना आपको, तीन कंडीशन बनेगी। स्वप्न आया और उसको क्या रहा कि क्या याद था, स्वप्न कोई भी बताया पूरा याद, बिल्कुल उसने कहानी बताई पूरा याद है। उसके बाद अधूरा याद है, और इसके बाद कि बिल्कुल भी याद नहीं, यानी कि याद नहीं है। ठीक है, ये चीजें उसके पास होगी। ठीक है, पूरा याद यानी कि कौन सा मन का भाग काम करेगा, सिगमंड फ्राइड के अनुसार चेतन मन का, चेतन भाग। आधा अधूरा याद है यानी कि अर्ध चेतन मन। और अगर याद नहीं है तो अचेतन मन। अब मुझे ये बताइए कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि स्वप्न विश्लेषण परीक्षण जो दिया था वो किसके आधार पर दिया था, अचेतन मन के आधार पर। अचेतन मन का विश्लेषण कर रहा था ये सिगमंड फ्राइड। ठीक है, तो यहां पर अचेतन मन का विश्लेषण करेगा तो उसको याद नहीं है स्वप्न, तो अचेतन मन का विश्लेषण कर रहे थे जब सिगमंड फ्राइड, तो उनका ये मानना था, इसका मतलब ये होता है कि जिस भी, जैसे सिगमंड फ्राइड ने किसके आधार पर किया था, सिगमंड फ्राइड के किसके आधार पर, मूल प्रवृत्तियों का आधार मानकर व्यक्तित्व का मापन किया था। तो इस तरह पर यहां पर अचेतन मन का, वहां प्रधानता किसकी थी, मूल प्रवृत्ति की, यहां प्रधानता किसकी, अचेतन मन की। तो जो अचेतन मन के आधार पर जो व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा वही बेस्ट होगा सिगमंड फ्राइड के अनुसार। किसके अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार। सभी को क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो याद नहीं है स्वप्न अचेतन मन के आधार पर, तो ये वाला व्यक्तित्व कैसा होगा, सबसे बेस्ट होगा, यानी कि इसका जो अचेतन मन वाला व्यक्तित्व है वो अच्छा है। यानी कि आपसे कोई पूछे कि स्वप्न बता, अगर आप बोलते हो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, तो आपका व्यक्तित्व कैसा है, अच्छा, किसके अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार। ठीक है, और अधूरा याद है तो बिल्कुल आपका व्यक्तित्व कैसा है, अधूरा याद है यानी कि सामान्य। और अगर आप बोल देते हो कि पूरा याद है तो पूरा व्यक्तित्व कैसा है, फिर बुरा व्यक्तित्व है आपका। ठीक है, किसके अनुसार है ये, सिगमंड फ्राइड के अनुसार। अगर आप बोलते हो सॉरी, अगर आप बोलते हो कि सर ये तो गलत है, गलत आपके अनुसार हो सकता है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार नहीं। और ये बोलते हैं सिगमंड फ्राइड कि मैंने बिल्कुल विश्लेषण किया हुआ है, तो मेरे अनुसार भी वही होना चाहिए जो आपके अनुसार होना चाहिए। ठीक है, मैंने बता दिया, आपके अनुसार भी वही चीजें होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर स्वप्न आप पूछते हो कि पूरा याद है तो चेतन भाग काम कर रहा है, और चेतन भाग काम कर रहा है यानी कि बुरा स्वप्न, आपका व्यक्तित्व कैसा है, बुरा है, किसके अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार। अधूरा याद है, अर्ध चेतन मन काम कर रहा है, सामान्य व्यक्तित्व है आपका। ठीक है, याद नहीं है, अचेतन मन है, अच्छा है, यानी कि निर्धारण किसके आधार पर कर रहा था, अचेतन मन के आधार पर। अचेतन मन कौन से में आया, स्वप्न याद नहीं में, तो ये कौन सा व्यक्तित्व हो जाएगा, अच्छा। क्योंकि अपन यहाँ पर जो व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं ना, वो अच्छे व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, जो आपका मापन किया जाएगा वो अच्छे के लिए किया जाएगा। ठीक है, अब बाकी और अगर आप रिजल्ट उसमें अच्छे के लिए मापन करते करते कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं अपन उनके बारे में कि ये कुछ नेगेटिव चीजें थी, जैसे पूरा याद, अधूरा याद। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं अपन
स्वतंत्र या मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण की जो साहचर्यता के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया, उसकी भी इस तरह का डायग्राम देख लेते हैं कि इन्होंने किसको अच्छा बताया। ठीक है, ठीक है, देखिए अब स्वप्न की जगह क्या आ जाएगा, स्वप्न विश्लेषण यानी कि शब्द साहचर्य। किसके आधार पर? शब्द साहचर्यता के आधार पर। किसके अनुसार? शब्द साहचर्य के अनुसार। ठीक है, और पूरा याद, अधूरा याद और याद नहीं, ये तो आपको पता होगा कि ऐसी चीजें तो अपन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्वप्न की बात नहीं हो रहा है। जो मुक्त शब्द में हो रही है वह शब्दों की बात हो रही है, यानी कि कैसे शब्द थे, रिजल्ट क्या निकला, उनको जो वर्ड दिए गए थे उसके आधार पर लिखे तो रिजल्ट क्या निकला। यानी कि जो धनात्मक है और जो शून्य यानी कि बिल्कुल नहीं लिखा, यानी कि उसका वैल्यू 0 थी, या ऋणात्मक। किस लाइन पे जा रहा? तीन चीजें हो सकती है बस लाइफ में, या तो धनात्मक रिजल्ट मिलेगा, या शून्य, या ऋणात्मक। ठीक है, और ये जो चेतन मन, तो इसमें कौन से मन की बात करी? धनात्मक में इसमें बात करी है चेतन मन के आधार पर। चेतन मन, ये शून्य वाला अर्ध चेतन मन, और ये जो ऋणात्मक है ये है अचेतन मन। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ। अब धनात्मक है, शून्य है, ऋणात्मक है, इसमें शब्द स्वतंत्र और मुक्त शब्द साहचर्य में किसकी बात हो रही है? चेतन मन की। कौन से मन की बात हो रही है? चेतन मन की। ठीक है, तो अपन बात अच्छा व्यक्तित्व किसे रहेगा? जो चेतन मन के आधार पर होगा, यानी कि धनात्मक। तो ये कौन सा व्यक्तित्व हो जाएगा? अच्छा व्यक्तित्व। ये कैसा हो जाएगा? सामान्य व्यक्तित्व। जबकि अचेतन वाला यहां पर उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बुरा व्यक्तित्व। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया, क्लियर हुआ? तो ये बात हुई किसके आधार पर? मनोविश्लेषणात्मक के आधार पर। और मनोविश्लेषणात्मक का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सिगमंड फ्राइड ने। कब दिया था? 1900 में दिया था। और ये दोनों बातें भी इन्होंने उस टाइम ही कही थी, जो व्यक्तित्व के मापन में निर्धारण किया जाता है कि इसका परीक्षार्थी का व्यक्तित्व कैसा है। दो चीजें इन्होंने बताई, एक स्वप्न विश्लेषण करके और एक शब्द साहचर्य के आधार पर। दोनों चीजें आपको क्लियरली समझ में आई कि नहीं आई? मुझे बताइए, जरूर कमेंट कीजिए और मुझे ये बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं। लिख लिया सभी ने? बिटा दूं? चलिए, तो ये होती है मनोविश्लेषणात्मकता के आधार पर व्यक्तित्व का मापन। और इसी के साथ दोस्तों अब कंप्लीट होता है पूरा का पूरा मैटर जो मैंने आपको बताया। कौन सा वाला? व्यक्तित्व मापन की विधियां। और इसके बाद अब लास्ट टॉपिक हो जाता है, जो कुछ अलग मनोवैज्ञानिक आए थे, जैसे केटल के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किस तरह से किया जाता है या निर्धारण किस तरह से किया जाता है कि किस प्रकार के इसमें बालक होते हैं जिनका व्यक्तित्व ऐसा होता है। फिर आता है आलपोर्ट के अनुसार। ये दोनों बाकी हैं और इसी के साथ व्यक्तित्व फिनिश हो जाएगा, जो आपके सिलेबस अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो रह जाती है तो आप मुझे बताइए। आज की क्लास लगेगी और इसके बाद एक और क्लास लगेगी, जिसके बाद व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके बाद व्यक्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, आपके व्यक्तित्व के बाद अब आगे बढ़ेंगे, फिर बुद्धि पे चलेंगे अपन। ठीक है, किस पर चलेंगे? फिर बुद्धि की बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत की बात कर रहा हूं। कौन सी? आर बी केटल का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? कारक विश्लेषण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है ये? कारक विश्लेषण का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत को बोलते हैं शील गुणों का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, शील गुणों के
का सिद्धांत। ठीक है, ये भी समझ में आया, दोनों एक ही बात है। देखो साइकोलॉजी में क्या होगा, एक बात ध्यान लगा के सुनना। कारक विश्लेषण का सिद्धांत या शील गुणों के विश्लेषण का सिद्धांत। शील गुणों को प्रधानता दी है किन्होंने, किन्होंने दिए? एक तो आरबी केटल ने दी है और एक आलपोर्ट ने दी है। दो मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने शील गुणों को ज्यादा प्रधानता दी है। ठीक है, जो आरबी केटल थे वो बताते हैं कि इनके आधार पर शील गुण क्या होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ डिफरेंट टाइप के जो गुण होते हैं वही उसके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, और वो मानसिकता के आधार पर। किसने? आरबी केटल ने। किसने प्रवर्तक थे इसके? आरबी केटल। बिल्कुल नाम याद रखना है आपको, नाम याद रखना है। आरबी केटल की बात करें तो ये अमेरिका के निवासी थे। कहां के निवासी थे? अमेरिका के। और अमेरिका में ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। ये प्रधानाध्यापक की पोस्ट पर थे। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। और जो शील गुणों के विश्लेषण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? आरबी केटल ने। कब दिया था? 1950 में। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये आएगा कि शील गुणों के विश्लेषण का सिद्धांत आरबी केटल है। कहां के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। अमेरिका में जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है उसमें प्रधानाध्यापक के पद पर ये क्या थे? नियुक्त थे। कारक विश्लेषण का सिद्धांत अगर पूछ लेते हैं तो भी आपको आंसर क्या लगाना है? आरबी केटल। पर्सनालिटी फैक्टर इसका इंग्लिश में नाम है पर्सनालिटी फैक्टर एनालिसिस थ्योरी। ठीक है, ये इसका क्या इंग्लिश में नाम है? पर्सनालिटी फैक्टर एनालिसिस थ्योरी। ये इसका क्या है दोस्तों? इंग्लिश में नाम है। कारक विश्लेषण का सिद्धांत पूछ ले तब भी आर केटल। शील गुणों के विश्लेषण का सिद्धांत है तब भी पूछ ले आरबी केटल। और पर्सनालिटी फैक्टर एनालिसिस थ्योरी ये पूछ ले तब भी कौन सा आएगा? आरबी केटल। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि देखो क्या होता है कि शील गुण आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा। शील गुण क्या होते हैं? कुछ डिफरेंट टाइप के जो मूल गुण होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो आप में एक गुण पाए जाते हैं वही शील गुण है, लेकिन प्रधानता अलग अलग होती है। इन्होंने शील गुणों की जो प्रधानता मानी है वो शील गुण क्या माने कि मानसिक तौर पर जो दिए जाते हैं वही शील गुण। जबकि जबकि आलपोर्ट ने भी किसको प्रधानता दी है? शील गुणों को प्रधानता दी है। लेकिन उसके अनुसार शील गुण क्या थे? उनके अनुसार ये शील गुण थे कि मान लो किसी परीक्षार्थी को, किसी व्यक्ति को, या आप उद्दीपक दोगे, कुछ काम करने को दोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग तो क्रिया करेगा, अनुक्रिया करेगा, अलग अलग तरह से भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं करेगा उस उद्दीपक को देख कर। तो उसके आधार पर वो क्या करेगा? व्यक्तित्व का मापन करेगा, व्यक्तित्व निर्धारण करेगा। ये था आलपोर्ट। अगर एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं कि शील गुण को प्रधानता कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी है तो आंसर आना चाहिए एक तो आर बी केटल आ जाता है, और अगर केटल ऑप्शन में नहीं हो तो आलपोर्ट आपका आंसर आना चाहिए। यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी को समझ में आया? चलो आगे और बात करें अपन। तो कारक विश्लेषण का सिद्धांत, शील गुणों के विश्लेषण का सिद्धांत आरबी केटल ने जो दिया था, तो जो आलपोर्ट ने दिया है वो आलपोर्ट ने पहले इस सिद्धांत को पढ़ा है और इसके कुछ खामियां या फिर कुछ बड़ा चढ़ाकर पेश करके और आलपोर्ट ने अपना एक सिद्धांत दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो अब आगे बात करते हैं इस सिद्धांत के बारे में। देखो सभी को समझ में आ गया कि शील गुण क्या होते हैं। देखो जैसे सिगमंड फ्राइड थे। कौन थे? सिगमंड फ्राइड। इन्होंने अपने व्यक्तित्व का मापन किया, निर्धारण किया, तो उसमें प्रधानता किसको दी थी? आपको पता है किसकी प्रधानता दी थी? मूल प्रवृत्तियों की प्रधानता दी थी। जिस प्रकार सिगमंड फ्राइड ने
मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्तियों को प्रधानता दी, उसी प्रकार केटल ने शील गुणों की प्रधानता दी, शील गुणों की व्यक्तित्व मापन निर्धारण में प्रधानता दी। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया कि किस बालक का व्यक्तित्व कैसा है उसका निर्धारण करेंगे तो यहां पर किसके आधार पर करेंगे, शील गुणों के आधार पर करेंगे। ठीक है, आप सभी को समझ में आया, ये सारी चीजें क्लियर हुआ। यहां से मैंने जो बताया है वहां से अभी तक एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप सभी सोच रहे होंगे सर यहाँ से आरबी केटल के नाम के अलावा एक और क्वेश्चन आता है, बिल्कुल प्रश्नावली दी थी, कितने प्रश्न इन्होंने रखे थे, कितने मूल प्रवृत्ति मूल जो शील गुण है इन्होंने माने थे, वो आगे बात करेंगे, सारी चीजें आपकी क्लियर करवा दूंगा मैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, देखो सभी को क्लियर हुआ, मिटा दूं? चलिए, तो यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? एक एक चीज आपको समझा रहा हूं, कुछ चीजें होगी जो मैं दबाऊंगा, बिल्कुल जो काम की चीज नहीं है उनको लेकर क्या करेंगे अपन। ठीक है, अब देखो यहां पर एक वर्ड है कारक। कारकों का क्या किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। अब कितने भी कारक हो सकते हैं, कितने भी क्या हो सकते हैं, व्यक्तित्व संबंधित। इसने क्या करे, जो केटल साहब हैं इन्होंने व्यक्तित्व के कारक इकट्ठे करे, संख्या में इकट्ठे करे कि कारक, एक कारक ये दिया, दूसरा कारक ये दिया, तीसरा एक कारक दिया, यानी कि एक उसके साथ कोई ट्रेजेडी घोषित कर दी, या कोई शब्द दे दिया, या कोई उसके आधार पर एक वर्ड दे दिया या गुण दे दिया, और उसके आधार पर उसका व्यक्तित्व चेक करने लगे। मूल गुण हो सकता है कोई बाहर का जो अपन कार्य कर रहे हैं, एनवायरमेंट में देखा उसमें कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल तरीके के कार्य कर रहे हैं। मान लो कोई समाज में कार्य कर रहा है, कोई अपने पर्सनल कोई कार्य कर रहा है, या फिर कहीं बाहर कोई कार्य कर रहा है, या फिर कोई मदद कर रहा है, या फिर अपने दोस्तों में कुछ कार्य कर रहा है, अलग अलग तरह के कार्य कर रहा है, तो उसके कारक दे दिए। ये क्या हुए, सारे कारक हुए। क्लियर हुआ यहां तक समझ में? तो ये सब क्या हुए, कारक हुए। कारकों की संख्या भिन्न थी, कारकों की संख्या क्या थी, भिन्न थी। बहुत सारे कारक थे, 1000, 2000, 10,000, 20,000 भी थे। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं आएगी कि कितने कारक दिए, तो इन्होंने कारकों का क्या किया, इन्होंने विश्लेषण किया। कारकों का क्या किया, फिर निम्न कारकों का, ऐसे लिखा देता हूं मैं, निम्न कारकों का क्या किया, विश्लेषण किया। देखो ये जो निम्न कारक है ना, ये बहुत सारे कारक थे, मैं बता भी सकता हूं, लगभग 17,953 कारक थे। लेकिन नहीं आएगा ये क्वेश्चन कभी भी कि कितने कारक थे। 17,953 कारक थे, और उन कारकों का क्या किया, विश्लेषण किया। और इनको क्या करा, विश्लेषण करने के बाद कुछ कारक कैसे लगे, गलत लगे, नकारात्मक लगे, जिनके आधार पर विश्लेषण नहीं किया जा सकता था, उनको क्या किया, हटा दिया। क्या किया दोस्तों, हटा दिया। फाइनली 1171, कितने, 1171 कारकों का विश्लेषण किया। फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो निम्न जो मैंने आपको पहले बताया वो विश्लेषण किया, और कितने रख लिए, 11,171 कारकों का क्या किया, विश्लेषण किया। काम की बात करेंगे यहां पर, क्योंकि जो काम की बात है वही आपके एग्जाम में आएगी। बाकी जो समझने की चीजें मैं बोलता जा रहा हूं, आप मेरे बोलने पर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। अब इन्होंने इन कारकों का क्या किया, विश्लेषण किया, और शील गुणों के आधार पर, शील गुणों के आधार पर प्रधानता किसको दी, शील गुणों के आधार पर इनकी संख्या जो है वो फिक्स कर दी। और कितनी संख्या रखी इन्होंने, शील गुणों के आधार पर इनकी संख्या कितनी रखी, ये रखी फाइनली इन्होंने 35। कितनी रखी, 35। वो 16 जो आप बता रहे हो प्रश्नावली रखी थी,
वो आगे आएगा। वो मूल शील गुण है। यहाँ पर मूल शील गुणों की बात नहीं हुई, ये कंप्लीट शील गुण है। इसमें से मूल शील गुण अलग होंगे और दूसरे वाले जो सामाजिक वाले शील गुण है वो अलग होंगे। उसके आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा और जो 16 शील गुण है उसके आधार पर अलग मापन किया जाएगा। बिल्कुल ये कंप्लीट वाले फाइनली इन्होंने क्या किया, जो 17,953 जो इन्होंने कारक निकाले थे और उनका विश्लेषण किया और उसके बाद शील गुणों की संख्या घटाकर कितनी कर दी इन्होंने, 1171 कर दी। और इन कारकों का भी क्या किया इन्होंने, विश्लेषण किया और विश्लेषण करके शील गुणों के आधार पर इन कारकों की संख्या क्या कर दी, घटा दी। और घटाने के बाद वो शील गुणों की संख्या फाइनली कितनी आ गई, 35 आ गई। और शील गुणों के जो कारक है ये मैंने आपको समझा दिए। मूल कारक भी हो सकते हैं जिनके आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। मूल कारक किस इस तरह से, हंस रहे हो, बात कर रहे हो, आपके व्यवहार कर रहे हो, उस तरह से आप दोस्तों में बैठे हो तो उसके आधार पर आपको क्या क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है केटल के द्वारा, और ये लिखते जा रहे हैं कि यार इसका व्यक्तित्व ऐसा है। कुछ शील गुण अलग तरीके से थे जो आदमी में दिखते नहीं है, समझ में नहीं आता कि यार उसको मैं देखूंगा तो बिल्कुल इसमें शील गुण मौजूद होंगे, नहीं दिखते। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाती है अचानक से उसके साथ पता नहीं क्या हो जाता है और वो अपना व्यक्तित्व दर्शाने लगता है। अपने आप क्या करता है, वो व्यक्तित्व को दर्शाने लगता है, सामने लेके आ जाता है और उसको चेक किया जाता है कि बिल्कुल हाँ व्यक्तित्व आ गया इसका। तो उस व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है और उसका मापन करके शील गुणों के आधार पर उसका व्यक्तित्व बताया जाता है। ये किसने करा, केटल ने किया था ऐसा। यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें जो मूल शील गुण है उनकी प्रधानता ज्यादा थी, जो सही माने गए हैं वो मूल शील गुण है, बाकी और नहीं है। टोटल शील गुण कितने बच गए, 33 बच गए। अभी इसमें से भी कम हो जाएंगे, घटा देंगे, बिल्कुल घटाते जा रहे हैं। नेगेटिव चीजें आ रही और उनको क्रॉस करते जा रहे हैं, पीछे लेते जाओ पीछे लेते जाओ, हटाओ इनको हटाओ इनको। अरे भाई अपन आपको मैं एक जीके की या साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपको देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट छांटिए इनमें से। 100 में से आप कितने छांट दोगे, ज्यादा से ज्यादा 100 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, इसमें से आप कितने छांट दोगे, 50 छांट दोगे। आपके अनुसार कितने मोस्ट क्वेश्चन है, 50। मैं मेरे पास लेके आओगे आप, आपने फिर विश्लेषण किया, फिर क्या करोगे आप, विश्लेषण करोगे, तर्क वितर्क करोगे, पुराने पेपर एग्जाम देखोगे कि यार नहीं 50 बहुत ज्यादा है, 50 में से घटा दो, अब 25 हो गए। आपने क्या किया, 25 को मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया, बाकी 75 निकाल दिए। फिर आप फिर विश्लेषण करोगे, फिर पढ़ते जाओगे, फिर आपको लगेगा कि फाइनली इन 25 में से भी केवल 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। क्या थे, केवल 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। और ये जो 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यही इनके आधार पर शील गुण थे जिनको मोस्ट इंपोर्टेंट शील गुण माना, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे और वही क्या निकले, व्यक्तित्व के लिए बड़े साबित हुए। यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मैं क्या बोल रहा हूं। मेरी बातों को आप बिल्कुल ध्यान लगा के सुनोगे और समझोगे ना, तभी व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा और तभी आप क्लियर कर पाओगे किसी भी चीज को। तो समझ में आएगा सारी चीजें। अब यहां पर मैं एक और चीज लिखा दूं आपको, मैंने आपको लिखा है नहीं, बोला है कि जो शील गुण होते हैं, क्या होते हैं, जो शील गुण होते हैं ये क्या होती है केटल के अनुसार, केटल के अनुसार क्या होते हैं, केटल के अनुसार ये एक मानसिक संरचना होते हैं। मानसिक संरचना है, क्या है दोस्तों, एक मानसिक संरचना है, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया। सभी वीडियो को पहले जल्दी से लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ऑनलाइन बहुत कम आते हैं, फिर मुझे भी दिक्कत होती है। देखो जितने ज्यादा आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, ग्रुप में भेजोगे, लाइक, पता नहीं मेहनत मैं कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा ताकि आपके साथ नए दोस्त जुड़ सके, कोई नए स्टूडेंट आए, मजा आता है फिर ज्यादा जब मैं देखता हूँ कि हाँ आज 15 है, 20 से 25 हो जाएंगे, बहुत खुशी होती है, मजा आ जाता है पढ़ाने में, ठीक है। तो एक मानसिक संरचना होती है या फिर एक अनुमान होता है, इसके आधार पर क्या होता है, एक अनुमान होता है और इनके आधार पर ही, ये शील गुण के आधार पर, ये सारी चेक करने के बाद ही बताएंगे इसका व्यक्तित्व कैसा है। क्लियर हुआ यहां तक सभी को, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक सभी को क्लियर हो गया, मजा आ रहा है ना क्लास में, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। देखो यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो मैं बता रहा हूं कहां से आएंगे।
लेकिन मैं आपको फिर भी इतनी सारी डिटेल्स बता रहा हूँ, इतनी सारी चीजें समझा रहा हूँ कि आपको कभी भी जरूरत ना पड़े दूसरी चीजों को झांकने की या देखने की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। लिख लिया सभी ने? मिटा दूं? चलिए, तो ये होते हैं कुछ शील गुण। शील गुण क्या होते हैं? बिल्कुल मानसिक संरचना होती है, किसके आधार पर होती है? केटल के अनुसार एक अनुमान होता है जिसके आधार पर बताया जाता है कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, ठीक है यहां तक। अब बात करें कि इस सिद्धांत के बारे में और क्या बोला गया है। कारक विश्लेषण का सिद्धांत शील गुण के, सॉरी मैंने मिटा दिया, शील गुणों के विश्लेषण का सिद्धांत। शील गुणों के विश्लेषण का सिद्धांत। अब बात करें इस सिद्धांत के बारे में, तो ये एक बहुत ही जटिल सिद्धांत है। अभी तक के व्यक्तित्व मापन का जो सिद्धांत है, जिनमें सबसे जटिल सिद्धांत है ये। ठीक है, कौन सा है? सबसे जटिल सिद्धांत है। ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद और बात करें कि शील गुण क्या था, ये मैंने आपको बता दिया। ये क्या था? एक मानसिक संरचना होती है, एक प्रकार की क्या होती है? मानसिक संरचना होती है, अनुमान होता है जिसके आधार पर उसके फिक्स एक निश्चित व्यवहार का, एक निश्चित व्यवहार का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। बिल्कुल समझ जाओगे ना आप, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं, जिस तरह से आपको मैं बता रहा हूं, उससे आप बिल्कुल समझ जाना। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आप उस तरह से चलो, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बात करें कि इन्होंने कौन से पक्ष का मापन किया था, या कौन से पक्ष को इन्होंने बताया। कौन से पक्ष को इन्होंने बताया? बिल्कुल व्यक्तित्व के व्यवहार पक्ष को इन्होंने बताया, उसका अनुमान लगाया, उनके आधार पर मानसिक संरचना उसकी देखी कि इसके आधार पर, ये सारी चीजें देखने के बाद इसका क्या किया? व्यक्तित्व बताया। ठीक है, तो और सबसे ज्यादा पक्ष की बात करें तो मात्रात्मक पक्ष, मात्रात्मक मात्रात्मक पक्ष को सर्वाधिक या मात्रात्मक पक्ष का सर्वाधिक ध्यान दिया। यहां तक सभी को आया समझ में? क्लियर हुआ ना? और ये मात्रात्मक पक्ष को सर्वाधिक ध्यान देने के बाद ही सबसे ज्यादा ध्यान दिया मात्रात्मक पक्ष का, दिया ना, सबसे ज्यादा ध्यान दिया। और इसके आधार पर ही इन्होंने कितने प्रकार दे दिए? 2 प्रकार दे दिए। कितने प्रकार दे दिए? 2 प्रकार। मात्रात्मक पक्ष का विशेष रूप से ध्यान देने के बाद इन्होंने शील गुणों को कितने भागों में बांट दिए? 2 भागों में बांट दिए। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से थे 2 भाग? एक तो थे सतही शील गुण, और दूसरा था इनका मूल शील गुण। दूसरा कौन सा आएगा? मूल शील गुण, या मूल को एक और बोलते हैं स्रोत, यानी कि बिल्कुल अफेक्ट वाले स्रोतशील गुण। ठीक है, किसके आधार पर? मात्रात्मक पक्ष के आधार पर। अब ये जो 2 प्रकार है, इनकी बात अपन आगे की क्लास में करेंगे। बिल्कुल डिटेल से चर्चा मैं आपको इसके साथ करने वाला हूं कि सतहीशील गुण क्या होते हैं, और इसके बाद आते हैं मूलशील गुण क्या होते हैं। 35 आप याद रखना, नेक्स्ट क्लास तक मैं पूछूंगा आपसे कि फाइनली अपन ने काट कूट के कितने शील गुण लेके आ गए? 35 में से भी काटेंगे और उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर से मिलते हैं। कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है भाई, धन्यवाद।